Hello everyone, this is Hamid Khan, full-time learner and lifetime teacher. अब हम लोग डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में, जो कि इको का टॉपिक है। 10th के लिए में भी ये टॉपिक आता है, ये टॉपिक 12th में भी है, ये टॉपिक ग्रेजुएशन में भी है। तो जो भी स्टूडेंट है इस टॉपिक को देख सकते हैं, इस टॉपिक को समझ सकते हैं। इसके बेसिस पे आप अपने अकॉर्डिंगली क्वेश्चन बनाएं। मतलब जो 12th के स्टूडेंट है वो इसको समझने के बाद 12th से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए, जो 10th के हैं उसको समझने के बाद 10th से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए, और जो ग्रेजुएशन के वो ग्रेजुएशन का क्वेश्चन बनाए। अच्छा, कुछ ऐसे भी इसमें टॉपिक आएंगे जो 10th में नहीं है, तो मैं बता दूंगा कि ये टॉपिक नहीं है, वो ग्रेजुएशन या 12th वाले यूज करें। सो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। सबसे पहले इसमें हमें ये जानना होगा कि डिमांड है क्या। व्हाट इज डिमांड? डिमांड फॉर अ कमोडिटी। कमोडिटी मतलब किसी भी चीज की बात कर, चाहे वो कोई गुड्स हो या कोई सर्विस हो, refers to the quantity of a commodity which consumers are willing and able to purchase. डिमांड किस चीज को बोला जाएगा? कमोडिटी का वो क्वांटिटी, किसी भी कमोडिटी से रिलेटेड उतना क्वांटिटी जो एक कंज्यूमर चाहता है खरीदना। विलिंग एंड एबल, वो चाहता भी है और वो एबल भी है उसे परचेज। सिर्फ चाह लेना कि मैं ये चीज खरीद पाऊं उससे नहीं होगा, उसके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए। मतलब उसके पास वो पैसे भी होने चाहिए, वो पावर भी होनी चाहिए कि वो उसे परचेज कर पाए और अलग अलग दाम पर अलग अलग क्वांटिटी परचेज कर पाए एट वेरियस प्राइस पॉसिबल प्राइसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। और कभी भी डिमांड को हम लोग किसी भी एक पीरियड ऑफ टाइम में ही चेक करेंगे। डिमांड को हम लोग सिर्फ किसी भी एक पीरियड ऑफ टाइम में ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि इस वीक का या आज के दिन का, एक दिन का डिमांड क्या है, या इस प्रोडक्ट का एक वीक का क्या डिमांड है, या इस प्रोडक्ट का एक मंथ का क्या डिमांड है, तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। और वेरियस पॉसिबल प्राइसेस, मतलब अगर इस सामान का 5 रुपया दाम होगा तो कितने पीसेस कोई खरीदेगा या कितना केजी कोई खरीदेगा। अगर केजी में बिकने वाला है तो केजी, लीटर में बिकने वाला है तो लीटर, पीस में बिकने वाला है तो पीस। तो कितना प्राइस होगा, कितना पीसेस खरीदा जा सकता है, और कोई भी विलिंग एंड एबल टू परचेज है, वो चाहता भी है और वो एबल भी है उसको परचेज करने पे। ठीक है, तो डिमांड के लिए मैंने क्या बताया? डिमांड अगर हम किसी भी कमोडिटी का देखने जा रहे हैं तो वहां पर क्या देखेंगे कि क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, कितना क्वांटिटी उस कमोडिटी का एक कंज्यूमर विलिंग एंड एबल टू परचेज है, खरीदना चाहता है और एबल भी है खरीदने में, और अलग अलग प्राइस पर एट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ये डिमांड का डेफिनेशन था। तो हम लोग इसका एक बार एनालिसिस भी देख लेते हैं। अगर एनालिसिस देखें अपने इस डेफिनेशन का तो क्या होगा? द टर्म डिमांड एंड डिजायर, देखो दो चीज हमेशा याद रखना, ये दोनों अलग अलग होते हैं। हालांकि हम लोग नॉर्मल लाइफ में अपने डिजायर को और डिमांड को एक तरीके से ही बता देते हैं, जो हमारा डिजायर है वही हमारा डिमांड है। हम कॉमन लाइफ में इस वर्ड को अदल बदल करके यूज कर सकते हैं, एक दूसरे के बदले यूज कर लेते हैं। बट डिमांड एक्चुअली रेफर्स टू बोथ द साइड, both the desire to purchase and the ability to pay for a commodity। पर इकोनॉमिक्स में डिमांड क्या है? डिजायर एंड एबिलिटी दोनों ही होने चाहिए, बोथ द डिजायर एंड एबिलिटी। ठीक है, तो डिजायर भी होनी चाहिए और एबिलिटी भी होगी, दोनों चीजें होंगी तो ही वो डिमांड कहलाएगा। तो विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे फॉर द कमोडिटी, कि वो उस कमोडिटी के लिए पे भी कर सके, तभी वो डिमांड के कैटेगरी में आएगा। सेकंड इसका पॉइंट जो इंपॉर्टेंट आपको क्या ध्यान देना है, वो हमेशा डिमांड किसी भी प्राइस से रिलेटेड हम लोग देखेंगे।
डिमांड अगर देख रहे हो तो किसी पर्टिकुलर प्राइस से रिलेटेड। नो, अभी आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे, पर आगे इसी वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि कैसे हम लोग डिफरेंट प्राइसेस पर इसे चेक करते हैं। इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस विद रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, और किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के रेफरेंस में ही हम लोग इसे चेक करेंगे। कैसे? वो पीरियड क्या होगा? वो पीरियड एक वीक हो सकता है, एक मंथ हो सकता है, एक ईयर हो सकता है, या कोई भी एक दिन, वन डे, सिंगल डे भी हो सकता है। तो ये हमने पढ़ा कि डिमांड होता क्या है, किसी भी चीज का कितना क्वांटिटी किस किस प्राइस पर किस टाइम पीरियड में कोई भी पर्सन विलिंग और एबल टू परचेज है, उसे हम लोग डिमांड कहेंगे। नाउ टाइप्स ऑफ डिमांड की अगर बात करें तो एक है, दो तरीके का अगर डिमांड होता है, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। और भी बहुत सारे डिमांड के टाइप्स हैं। सबसे फर्स्ट जो टाइप है वो है इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड में इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। नाउ व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड? अब करते हैं हम लोग एक एक करके इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड को समझेंगे। इंडिविजुअल डिमांड, जिसे हम लोग हाउस होल्ड डिमांड भी कहते हैं। व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड? It refers to quantity of a commodity that an individual consumer is willing to purchase at various prices during a given period of time. कोई भी इंडिविजुअल कंज्यूमर, मतलब आप खुद को सोचिए, आप एक इंडिविजुअल हैं, अगर आप कोई एक प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो बीइंग एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, जिस प्रोडक्ट को आप खरीदने में विलिंग टू परचेज हैं, और अलग अलग रेट पर आप कितना क्वांटिटी खरीदेंगे वो डिसाइड होगा। मतलब कितने का सामान बिक रहा है उसके ऊपर आप डिसाइड करेंगे कि आप कितना क्वांटिटी खरीदेंगे, और उस टाइम पीरियड के अंदर। सपोज आप लोग स्टूडेंट हैं और आप क्या खरीदते हैं? नोटबुक्स खरीदते हैं, मतलब कॉपियां खरीदते हैं। द क्वांटिटी ऑफ नोटबुक परचेज्ड बाय यू पर मंथ इज द इंडिविजुअल डिमांड फॉर नोटबुक इन 1 मंथ। तो यहां पर डिमांड वर्ड मिसिंग है, आप लोग एक बार डिमांड वर्ड यहां पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैं क्या पढ़ रहा हूं? क्वांटिटी ऑफ नोटबुक परचेज्ड बाय यू पर मंथ इज द इंडिविजुअल डिमांड फॉर नोटबुक इन 1 मंथ। कि आप बीइंग अ स्टूडेंट कितने नोटबुक खरीद रहे हैं एक मंथ में, ये आपका इंडिविजुअल, एक इंसान का डिमांड है उस एक मंथ में नोटबुक का। पर वीक भी सोच सकते हैं, 1 ईयर का भी सोच सकते हैं। मार्केट डिमांड क्या होता है? व्हाट इज मार्केट डिमांड? मार्केट डिमांड मतलब टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। टोटल कितना क्वांटिटी का डिमांड आ रहा है, किससे? ऑल द इंडिविजुअल्स आर विलिंग टू बाई एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो उस गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, जितने सारे भी इंडिविजुअल्स हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, उसका जो टोटल क्वांटिटी का जो डिमांड आ रहा है उसे मार्केट डिमांड बोलेंगे। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मार्केट डिमांड। आगे जाकर के मैं आपको इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड का प्रैक्टिकल एग्जांपल देने वाला हूं, तो डोंट वरी, अभी के लिए यहां पर थ्योरी समझिए, एग्जाम्पल समझिए, और आगे मैं आपको इसका प्रैक्टिकल बताऊंगा। इसका क्या एग्जाम्पल है? द क्वांटिटी ऑफ नोटबुक विच ऑल द बायर्स आर विलिंग। सपोज यू एंड मी, आप और मैं दो ही लोग हैं उस मार्केट में जो नोटबुक खरीदते हैं। तो एक से ज्यादा हो गए, मतलब इंडिविजुअल नहीं रहे। हम दोनों मिलकर के एक मंथ में, अगर मंथ का एग्जांपल लें, एक मंथ में जितने नोटबुक का डिमांड करते हैं और उसे खरीदते हैं, वो हमारा मार्केट डिमांड बन जाएगा उस नोटबुक के लिए उस मंथ का। सो एग्जांपल क्या है? क्वांटिटी ऑफ नोटबुक्स विच ऑल द बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज पर मंथ एट गिवन प्राइस, और उस दाम पर, उसे बोलेंगे हम लोग मार्केट डिमांड ऑफ नोटबुक। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मार्केट डिमांड ऑफ नोटबुक। सेकेंड जो टाइप है डिमांड का वो है एक्स एंटे एंड एक्सपोज डिमांड। नाउ व्हाट एक्स एंटे? एक्स एंटी डिमांड किसे बोलेंगे? इट रिफर्स टू अमाउंट ऑफ गुड्स दैट कंज्यूमर्स वांट टू और विलिंग टू बाय ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। वो अमाउंट ऑफ गुड्स
जो कंज्यूमर wants to and willing to buy, जो चाहता है वो खरीदना ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर जो कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है, दैट इज नोन एज एक्स एंटे डिमांड। और उसने जितना खरीद लिया उसको बोलेंगे एक्सपोज डिमांड। जो वो चाहता है वांट टू और विलिंग टू बाई, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड मतलब एक मंथ में आप जितना प्रोडक्ट, आप जितना नोटबुक अगर एग्जांपल दें तो एक मंथ में आप जितना नोटबुक खरीदना चाहते हैं वो आपका एक्स एंटे डिमांड है, उसको इंडिविजुअल डिमांड भी बोल सकते हैं। पर आपने जितना खरीद लिया एक्सपोज डिमांड, वो हमारा हो जाएगा एक्सपोज डिमांड। अमाउंट ऑफ गुड्स दैट द कंज्यूमर एक्चुअली परचेज ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, जितना उसने एक्चुअली परचेज कर लिया है स्पेसिफिक पीरियड में, उसको बोलेंगे हम लोग एक्सपोज डिमांड। थर्ड जो टाइप है हमारे डिमांड का वो क्या है, ज्वाइंट डिमांड। ज्वाइंट डिमांड क्या है, डिमांड फॉर टू और मोर गुड्स। अगर एक से ज्यादा गुड्स का एक साथ अगर डिमांड आता है तो उसे बोलते हैं ज्वाइंट डिमांड। जैसे आपको अगर चाय पीनी है तो आप चाय पत्ती लाने गए और दूध लाने गए, तो ये दोनों चीज का एक साथ में डिमांड आया, दैट इज नोन एज ज्वाइंट डिमांड। इट रिफर्स टू डिमांड फॉर टू और मोर गुड्स, ऐसे दो गुड्स विच आर यूज ज्वाइंटली और डिमांडेड टुगेदर, जिन्हें हम लोग ज्वाइंटली यूज करते हैं, या दोनों मोस्ट ऑफ द केसेस में दोनों साथ साथ जिनका डिमांड किया जाता है। इसका एग्जांपल है कार एंड पेट्रोल। अगर कार खरीदोगे तो पेट्रोल का डिमांड तो आएगा ही, तो ये दोनों का क्या है, ज्वाइंट डिमांड देखा जाता है। फिर है डेराइव्ड डिमांड। नाउ व्हाट इज डेराइव्ड डिमांड? It refers to demand for a commodity that arises because of the demand for some other commodity. किसी दूसरे commodity के वजह से अगर किसी commodity का डिमांड आ रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, derived डिमांड बोलेंगे। Demand for a commodity that arises because डिमांड फॉर सम अदर कमोडिटी, किसी दूसरे कमोडिटी के डिमांड के वजह से इस कमोडिटी का डिमांड आया तो उसे हम लोग बोलेंगे डेराइव्ड डिमांड। इसका बेस्ट एग्जांपल है बिल्डिंग। बिल्डिंग के डिमांड के वजह से हम लोग क्या डिमांड करते हैं, सीमेंट, ब्रिक, स्टील। मतलब मार्केट में सीमेंट चाहिए, ब्रिक चाहिए, स्टील चाहिए, इसका डिमांड क्यों आता है, क्योंकि लोग बिल्डिंग का डिमांड करते हैं। आप बिल्डिंग खरीदना चाहते हैं, आप फ्लैट खरीदना चाहते हैं, आप सीमेंट, ब्रिक या स्टील नहीं खरीदना चाहते। इसका मतलब कि आप जो डिमांड कर रहे हैं वो बिल्डिंग है, और बिल्डिंग के डिमांड की वजह से सीमेंट, ब्रिक और स्टील का डिमांड आया, तो इसे हम लोग डेराइव्ड डिमांड बोलेंगे। और the last type of demand is composite demand. Now what is composite demand? It refers to demand of goods that have multiple uses. ऐसे गुड्स का डिमांड जिसका एक से ज्यादा यूज होता है उसको बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। जैसे मिल्क, मिल्क का एक से ज्यादा यूजेस होता है। मिल्क कहां कहां यूज कर सकते हैं, स्वीट्स बनाने में, कर्ड बनाने में, टी बनाने में, डायरेक्टली मिल्क कंज्यूम करने में, और मल्टीपल यूजेस हैं। सो उसका अगर जो डिमांड है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट डिमांड। इट रेफर्स टू डिमांड ऑफ गुड्स दैट हैव मल्टीपल यूजेस। ऐसे गुड्स का डिमांड कौन सा क्या कहलाता है, कंपोजिट डिमांड। भले ही अगर वो इंडिविजुअल है तो वो इंडिविजुअल डिमांड में आएगा, पर वो उसमें पर्टिकुलरली किस टाइप का है, कंपोजिट डिमांड है। ठीक है ना। तो अभी तक हमने 5 टाइप के डिमांड देखे, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल को हमने और क्या बोला, हमने हाउस होल्ड डिमांड भी बोला। इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड हमारा फर्स्ट टाइप था। इंडिविजुअल डिमांड जिसको हमने हाउस होल्ड डिमांड भी बताया और इसका हमने एग्जांपल देखा। फिर हमने मार्केट डिमांड पढ़ा, फिर हमने उसका एग्जांपल पढ़ा। एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट, जो डिमांड मतलब इंडिविजुअल डिमांड या मार्केट डिमांड है वो एक्स एंटे है, पर एक्चुअल उसने जितना परचेज कर लिया वो एक्स पोस्ट है। ज्वाइंट डिमांड मतलब दो चीजों का डिमांड अगर एक साथ में आ रहा है तो दैट इज नोन एज ज्वाइंट डिमांड। डेराइव्ड डिमांड मतलब एक चीज के वजह से दूसरे चीज का डिमांड अगर आया तो उसको बोलेंगे डेराइव्ड डिमांड। और कंपोजिट डिमांड मतलब अगर किसी भी चीज को आप मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हैं, किसी चीज का मल्टीपल यूजेस है, तो उसका डिमांड किस कैटेगरी में आएगा, कंपोजिट डिमांड के कैटेगरी में आएगा। इसके बाद जो टॉपिक हम लोग अभी कवर करेंगे वो है डिटरमिनेंट्स ऑफ
डिमांड और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10th के लिए भी है, ग्रेजुएशन के लिए भी है और 12th के लिए भी है। डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, जिसको और क्या बोलते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डिमांड को इफेक्ट कर देते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल का हो या मार्केट का डिमांड हो, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से रीजंस हैं जिसके वजह से एक पर्सन अपना डिमांड, एक किसी भी पर्सन का डिमांड इफेक्ट हो जाता है, या तो वो पर्सनल इंडिविजुअल डिमांड हो या मार्केट डिमांड हो, किस वजह से इफेक्ट होता है। What are those reasons which can affect और चेंज, या तो अफेक्ट कर देगा या चेंज कर देगा डिमांड को उस पर्सन के। फर्स्ट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी। उस जो भी कमोडिटी आप खरीदना चाहते हैं उसका खुद का प्राइस, ये भी एक फैक्टर होता है जो आपके डिमांड को इफेक्ट कर देगा। अगर किसी भी चीज का प्राइस हाई है तो आप उसका डिमांड, उस कम प्रोडक्ट उसका डिमांड करेंगे, और अगर उसका प्राइस लो है तो उसी प्रोडक्ट का आप ज्यादा डिमांड करेंगे। जैसे कुछ महीनों पहले मार्केट में प्याज का रेट बढ़ गया था, तो अगर प्याज को हम लोग एक कमोडिटी रखें, अनियन इज आवर कमोडिटी, तो वहां पे अगर उसका प्राइस राइज हुआ तो आपने क्या किया, उसका डिमांड कम कर दिया। प्राइस बढ़ा, डिमांड घट गया, और जैसे ही उसका प्राइस कम हो गया, मतलब प्राइस डिक्रीज हुआ, तो आपने डिमांड को क्या किया, इंक्रीज कर दिया, आप ज्यादा खरीदने लग गए। सो इसी रीजन से देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक फैक्टर है जो हमारे डिमांड को इफेक्ट करता है, और ये कौन सा रिलेशनशिप दिखाता है, इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है। किसके बीच में, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी और क्वांटिटी डिमांड, इनवर्स रिलेशन मतलब उल्टा। प्राइस को अगर हम लोग ध्यान देंगे तो उल्टा चलता है। अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो किसी भी चीज का अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो उसका डिमांड डिक्रीज होगा, और अगर उसका प्राइस डिक्रीज हुआ तो उसका डिमांड इंक्रीज होगा। सेकेंड जो फैक्टर है, जो रीजन है, वो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। यहां पर डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर बीइंग अ कंज्यूमर, अगर आपका खुद का इनकम बढ़ जाए तो आप चीजों का डिमांड बढ़ा देते हैं। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर में जनरली देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। मैंने यहां पर जनरली वर्ड लिखा है, मतलब जनरली यहां पर डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है कि इनकम बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ जाता है। पर नॉर्मल गुड्स के केस में होता है। यहां पर कुछ और भी कैटेगरीज हैं जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग किसी और वीडियो में करेंगे। जैसे इंफीरियर गुड्स के केस में, इंफीरियर गुड्स है मतलब खराब कैटेगरी का गुड्स है, तो अगर आपका इनकम बढ़ता है तो आप अब खराब कैटेगरी का गुड यूज नहीं करेंगे, आप अब अच्छे कैटेगरी का गुड यूज करने लगेंगे। इसका मतलब उस खराब कैटेगरी के गुड्स का डिमांड लो हो जाएगा। तो हर जगह पर यह काम नहीं करता, पर जनरली देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी हमारे डिमांड पे इफेक्ट करता है, और जनरली ये डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करता है। थर्ड जो है रीजन या फैक्टर, वो क्या है, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। जैसे हमारा टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंगली मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड चेंज हो जाता है। जैसे आज अगर आप कोई पर्टिकुलर मोबाइल फोन यूज करते हैं या हर कोई यूज कर रहा है तो उसका डिमांड बढ़ रहा है, लोगों का टेस्ट और प्रेफरेंस वही है। पर जैसे ही आपका टेस्ट या प्रेफरेंस चेंज हुआ तो आपका डिमांड बदल जाता है, फिर आप उस मोबाइल फोन को नहीं लेते। उसी तरीके से अगर मान लो कोई फैशन चल रहा है तो उस टाइम पर लोगों का टेस्ट और प्रेफरेंस उसी फैशन के अकॉर्डिंगली है, और हर कोई उसी फैशन की चीजें, शूज हो या फिर क्लोथ्स हो, वही यूज कर रहे हैं। पर जैसे ही टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हुआ मतलब फैशन भी बदल जाता है और आपका डिमांड भी बदल जाएगा। फोर्थ जो फैक्टर है वो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। उस गुड्स से रिलेटेड अगर कोई और भी गुड्स है, उसके प्राइस में अगर कुछ चेंज आया है तो हमारे जो गुड्स हैं उसके डिमांड में भी चेंजेस आ जाता है। कैसे आएगा, सब्स्टिट्यूट और कॉम्पिटिटिव गुड्स।
सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्पिटिटिव गुड्स का मतलब होता है जिस गुड्स के बदले कोई दूसरा गुड्स आप यूज करते हैं। जैसे अगर मान लो कि आपको थम्स अप नहीं मिला तो आप जूस भी पी लेते हैं, जूस नहीं मिला तो आप कोल्ड कॉफी भी पी लेते हैं। मतलब ये सब्स्टिट्यूट है, दोनों सब एक ही तरीके का काम करता है, आपको ठंडक देगा। उसी तरीके से जैसे एग्जांपल यहां पर दिया टी एंड कॉफी, तो ये एक्चुअली इफेक्ट कैसे करेगा सब्स्टिट्यूट गुड्स वो देखते हैं। अगर रिलेटेड गुड्स में हमारा फर्स्ट क्या है, सब्स्टिट्यूट और कॉम्पिटिटिव गुड्स। तो मैंने एग्जांपल दिया टी एंड कॉफी, ये क्या शो करता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर द गुड्स, उस गुड्स के डिमांड में, डिमांड फॉर द गुड्स जैसे कि टी, एंड प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट लाइक कॉफी। अगर मान लो कि सब्स्टिट्यूट, टी का सब्स्टिट्यूट क्या है, कॉफी, अगर टी का प्राइस बढ़ गया और कॉफी का प्राइस कांस्टेंट है, कॉफी का प्राइस नहीं चेंज हुआ पर टी महंगा हो गया है और कॉफी का प्राइस चेंज नहीं हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉफी की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि कॉफी तो अभी उतने ही दाम पे मिल रहा है और टी महंगी मिल रही है, तो हम लोग सोचते हैं छोड़ो चाय क्या पीना, कॉफी पी लो। तो ये भी दूसरा जो रिलेटेड गुड्स था उसके प्राइस में चेंजेस आने की वजह से नॉर्मल गुड्स के केस में भी चेंजेस आ गया। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मतलब एक गुड्स अगर है तो उसके साथ कोई दूसरा गुड्स जरूर यूज होगा। जैसे कार अगर है तो पेट्रोल, या फिर कार है तो डीजल जरूर यूज होगा। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है। कैसे ये इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है, शोज इनवर्स रिलेशनशिप, उल्टा रिलेशनशिप शो करता है। कैसे, डिमांड फॉर अ गुड्स लाइक कार एंड द प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट लाइक पेट्रोल। अगर मान लो कि कार का प्राइस बढ़ा तो पेट्रोल का प्राइस क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर कार का प्राइस डिक्रीज होगा तो पेट्रोल का डिमांड भी बढ़ जाए। अगर कार का प्राइस बढ़ा तो पेट्रोल का डिमांड कम हो जाएगा, क्योंकि कार का अगर प्राइस बढ़ रहा है तो कार कम बिकेगी, कार कम बिकेगी तो पेट्रोल भी कम बिकेगा, उसका डिमांड कम हो जाएगा। तो प्राइस बढ़ा सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का तो दूसरे गुड्स का डिमांड कम हो गया। इस तरीके से ये फंक्शन करता है। फिफ्थ इज कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन। अगर कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन की बात करें तो कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस अबाउट सच थिंग्स एज फ्यूचर प्राइसेस, इनकम, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एक्सेट्रा। कंज्यूमर का क्या एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंगली उसका डिमांड चेंज कर जाता है। कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन अबाउट सच थिंग, अगर किसी भी चीज का फ्यूचर का अगर आपको प्राइस बढ़ने का एक्सपेक्टेशन, जैसे आपको लगता है कि फ्यूचर में प्याज का दाम बढ़ने वाला है तो आज आप ज्यादा खरीद लेंगे ताकि आपको कल महंगा ना खरीदना पड़े, या आपको लगा कि कल एक वीक में इसका प्राइस कम हो जाएगा तो इस वीक में आप कम खरीद करके लाएंगे क्योंकि नेक्स्ट वीक में प्राइस कम होने वाला है तो फिर से खरीद लेंगे, अभी इतना ही ले लो जिससे काम चल जाए। या अगर इनकम आपका बढ़ने वाला है, आपको लगा कि नहीं नेक्स्ट मंथ तो मेरा इनकम हाई हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली, या फिर आपका इनकम कम हो गया तो उसके अकॉर्डिंगली भी आपका डिमांड चेंज हो जाता है। या फिर वो गुड्स कितना अवेलेबल है मार्केट में उसके अकॉर्डिंगली भी डिमांड चेंज होता है एक्सेट्रा। मतलब और भी इसमें कैटेगरीज आ सकती है। और कौन कौन से पॉइंट हैं, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी से भी हमारा डिमांड चेंज होता है। अगर कंज्यूमर को क्रेडिट फैसिलिटी मिलने लगेगा, मतलब उधार में अगर सामान मिलता है, ईएमआई पे सामान मिलता है तो आप खरीद लेते हैं, भले ही आप कैश में आज खरीदने के केपेबल नहीं है, आप इतने केपेबल नहीं है कि आज आप पूरा कैश देकर खरीद पाए, पर क्योंकि वो उधार में मिल रहा था तो आप खरीद पाते हैं और खरीद लेते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी पड़ता है, डिमॉन्स्ट्रेशन की वजह से भी आप का डिमांड चेंज हो जाता है, उसको पे इफेक्ट आता है। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन की वजह से होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की वजह से होता है, क्लाइमेट फैक्टर की वजह से होता है और गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से भी होता है। तो दीज आर फ्यू डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, जिसे हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड भी बोलते हैं, या फिर हम लोग और क्या बोलते हैं, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड चेंजिंग डिमांड।
इसके बाद का जो टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो है लॉ ऑफ डिमांड। नो, हमने डिमांड पढ़ा, उससे हमने समझा कितने टाइप का डिमांड होता है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ अब हम लोग देखेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, क्या बोलता है लॉ ऑफ डिमांड? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बोलता है कि बाकी चीजों को कांस्टेंट रखो, सिर्फ एक को छोड़कर, प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, जिस कमोडिटी का आप बात करने जा रहे हैं, जिस कमोडिटी के लिए आप डिमांड निकालने जा रहे हैं, चेक करने जा रहे हैं, वहां पे उसके प्राइस को छोड़ के बाकी सारे जो फैक्टर्स थे ना ऊपर, उन सबको कांस्टेंट रखो, मतलब किसी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, सिर्फ प्राइस में चेंजेस आ रहा है। तो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी राइजेस, तो उस कमोडिटी का जो क्वांटिटी का जितने क्वांटिटी का डिमांड है वो इंक्रीज होगा जब उसका प्राइस फॉल होगा, और डिक्रीज होगा व्हेन इट्स प्राइस राइजेस। तो लॉ ऑफ डिमांड को सिर्फ हमेशा उस कमोडिटी के प्राइस से कंपेयर करके देखना, लॉ ऑफ डिमांड को हमेशा उस कमोडिटी के प्राइस से कंपेयर करके देखना, बाकी किसी भी फैक्टर को वहां पर, जितने सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट कर दो, मतलब ये अजम्पशन ले लो कि बाकी जो भी फैक्टर्स हमने पढ़े थे ना वो चेंज नहीं हो रहे हैं, सिर्फ प्राइस चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर प्राइस राइज होगा तो कमोडिटी का डिमांड इंक्रीज होगा, और अगर प्राइस, सॉरी अगर, माय मिस्टेक, इफ प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी राइजेस, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस। तो वही बात यहां पे बोल रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, उस कमोडिटी का जितना क्वांटिटी का डिमांड है वो बढ़ जाएगा अगर उसका प्राइस कम होता है, और उसका क्वांटिटी डिमांडेड घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा अगर उसका प्राइस राइज होगा, अगर उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो ये भी क्या शो करता है? इट इंडिकेट्स एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन, किसके किसके बीच में? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी, उस कमोडिटी के प्राइस के डिमांड में और क्वांटिटी डिमांड, और क्वांटिटी जितना उसका डिमांड किया जा रहा है उसमें इनवर्स रिलेशन होता है, दोनों उल्टा चलता है। ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड बोलता है। तो लॉ ऑफ डिमांड जो बनाया गया, तो कुछ अजम्पशन के बेसिस पे लॉ ऑफ डिमांड बनाया गया, मतलब कुछ चीजें हमने मान ली, हमने किसे, एक ही फैक्टर को चेंजिंग फैक्टर रखा, सिर्फ प्राइस को हमने चेंजिंग फैक्टर रखा है, बाकी सारे फैक्टर को कांस्टेंट रखा, मतलब देयर शुड बी नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर के इनकम में कोई चेंजेस नहीं आएगा, हमने ये मान लिया। फिर हमने क्या बोला? देयर शुड बी नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में भी कोई चेंज नहीं आया। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज शुड रिमेन अनचेंज, जो रिलेटेड कमोडिटीज थे उसका प्राइस में भी कोई चेंज नहीं आया। द कमोडिटी यू शुड बी अ नॉर्मल कमोडिटी, वो कमोडिटी कैसी होनी चाहिए? एक नॉर्मल कमोडिटी ही होनी चाहिए, कोई दूसरे तरीके का सामान नहीं होगा, इंफीरियर क्वालिटी का नहीं होना चाहिए। साइज ऑफ पॉपुलेशन शुड नॉट चेंज, पॉपुलेशन का साइज भी चेंज नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम शुड नॉट चेंज, देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर में भी प्राइस चेंज होने का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मतलब ये हमने अजम्पशन लिया। अजम्पशंस भी क्वेश्चन में आता है कि व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, या डिफाइन लॉ ऑफ डिमांड एंड राइट इट्स अजम्पशंस। तो अजम्पशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अजम्पशंस लर्न कीजिएगा। लॉ ऑफ डिमांड तभी काम करेगा जब बाकी सारे फैक्टर्स को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे और सिर्फ प्राइस को चेंज करेंगे, तभी वो काम करेगा। तो यहां पर हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा और उसके अजम्पशंस के बारे में पढ़ा। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। डिमांड शेड्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व बोलते हैं। डिमांड शेड्यूल को क्या बोलते हैं हम लोग? डिमांड, सॉरी, देयर वाज अ मिस्टेक, कट करना होगा। डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। नो, डिमांड शेड्यूल क्या है, डिमांड कर्व क्या है?
डिमांड शेड्यूल, अगर आपका जो डिमांड है अलग अलग प्राइसेस के अकॉर्डिंगली लोगों का डिमांड होता है, डिफरेंट प्राइस के अकॉर्डिंगली जितना डिमांड है अगर उसे टेबल के फॉर्म में लिखा गया तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिमांड शेड्यूल। इट इज अ टेबुलर स्टेटमेंट दैट शोज, ये एक टेबुलर स्टेटमेंट है, वो क्या शो करता है, डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, वो कमोडिटी का डिफरेंट क्वांटिटी बताएगा, दैट वुड बी डिमांडेड, जो डिमांड किया जा सकता है डिफरेंट प्राइसेस पे, मतलब डिफरेंट प्राइस अगर बदलेगा तो कैसे डिमांड चेंज करेगा, और किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर ही होना चाहिए। तो क्या है डिमांड शेड्यूल, इट इज टेबुलर स्टेटमेंट, ये एक टेबुलर स्टेटमेंट है दैट शोज different quantity of a commodity that would be demanded at different prices during a given period of time। अब इसे हम लोग टेबल के फॉर्म में देखते हैं कि ये कैसा होगा। तो यहां देखिए इसका टेबल यहां बनाया हुआ है मैंने, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है ये, और ये एक प्राइस पर है, मैंने बोला ना वो हमेशा किसी ना किसी प्राइस पर होगा। यहां पर एक प्राइस दिया हुआ है, प्राइस 100 रुपया होगा तब क्या होगा, प्राइस 90 होगा तो क्या होगा, प्राइस 100 होगा तो क्या होगा, प्राइस 80 होगा तो क्या होगा, 70, 100 एट द प्राइस ऑफ ₹100 पर पीस। मैंने यहाँ पर जो डिमांड शेड्यूल बनाया है वो हम उसमें एग्जांपल क्या है, नोटबुक के बेसिस पे मैंने बनाया। तो अगर नोटबुक का अगर एग्जांपल लेते हैं और अगर मार्केट में नोटबुक का प्राइस पर पीस का प्राइस, हर एक पीस अगर 100 रुपए में मिल रहा है तो हम कितना क्वांटिटी डिमांड करेंगे, एक मंथ में एक पीस खरीद सकते हैं। तो मतलब आप अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए तो अगर मार्केट में 100 रुपए डिमांड है ना, सॉरी 100 रुपए का प्राइस है तो आप एक पीस नोटबुक परचेज करेंगे, ये आपका डिमांड है। अगर 90 है तो आप 2 खरीद लेंगे, अगर दुकानदार आपको 80 में देगा तो आप 4 खरीद सकते हैं, आपका 4 का डिमांड हो जाएगा। और अगर 70 में देगा तो आप 6 खरीद लेंगे, एक मंथ में आप 6 नोटबुक यूज कर लेंगे। तो टेबल फॉर्म में जब आपने अपने डिमांड को शो किया डिफरेंट प्राइसेस पर तो ये हमारा डिमांड शेड्यूल कहलाएगा। वापस से आते हैं, इट इज अ टेबुलर स्टेटमेंट दैट शोज डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी that would be demanded at different prices during a given period of time। उसके बाद डिमांड कर्व क्या है, the graphical presentation of demand schedule is called डिमांड कर्व। और उसी डिमांड शेड्यूल को अगर ग्राफ में पिक्चर वाइज अगर हम प्रेजेंट कर देंगे, उसी शेड्यूल में जो भी डेटा दिया हुआ था अगर आप उसे ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिमांड कर्व। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड कर्व इज कॉल्ड डिमांड शेड्यूल, इज कॉल्ड डिमांड कर्व। इट स्लोप्स डाउनवर्ड, और ये कैसा स्लोपिंग होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ये, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आपके लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ डाउनवर्ड जाएगा ये डिमांड कर्व। तो कोई भी डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और अगर आप डिमांड शेड्यूल को टेबल ग्राफ पेपर पे प्रेजेंट करोगे तो वो हमारा डिमांड कर्व बन जाएगा। तो डिमांड शेड्यूल क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया डिमांड कर्व क्या होता है। ये दोनों चीजें जो होती है ना वो दो तरीके की होती है, डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व दोनों दो तरीके का होता है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जिसको कि हम लोग और हाउस होल्ड डिमांड शेड्यूल भी बोल सकते हैं, और उसी शेड्यूल से कर्व बनेगा। तो अगर इंडिविजुअल के डिमांड को देखा गया है तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और उससे जो कर्व बना उसको बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो अभी जो मैंने आपको डिमांड शेड्यूल एक्चुअली दिखाया था एग्जांपल में वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल था, वो एक आदमी का डिमांड था। वापस से देखते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड कर्व क्या होता है। पहले तो शेड्यूल पढ़ेंगे उसके बाद कर्व मैं आपको दिखाऊंगा कर्व क्या होगा। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज द टेबल, वो एक टेबल है विच शोज, वो क्या शो करेगा, वेरियस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, वेरियस क्वांटिटी, यहां देखिए क्वांटिटी दिख रहा है, बहुत सारे क्वांटिटीज दिख रहे हैं, वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट वुड बी परचेज्ड एट डिफरेंट प्राइसेस, जिसे हम लोग डिफरेंट प्राइसेस पे परचेज कर सकते हैं।
तो अगर कोई इंडिविजुअल डिफरेंट क्वांटिटीज डिमांड कर रहा है एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड, तो उसे हम लोग इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बोलेंगे। जैसे यहाँ पर एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है और एग्जांपल में प्रोडक्ट क्या है, हमारा नोटबुक है। कोई भी एक इंडिविजुअल आप खुद को रख लो, आप क्या कर रहे हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज डिमांड कर रहे हैं, एक होगा या दो होगा या तीन होगा या चार होगा, एट डिफरेंट प्राइसेस, अलग अलग प्राइसेस पे। 100 रुपए पे एक खरीदोगे, 90 पे दो, 80 पे तीन और 70 पे 6, और ये ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम पर मंथ। यहां पर है ना, आप एक पर मंथ गिवन पीरियड ऑफ टाइम के बेसिस पे आप ये देख रहे हैं। और एक चीज और याद रखना, जैसे जैसे ये लॉ ऑफ डिमांड को कैसे प्रूव कर रहा है, जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज हो रहा है 100 to 90, 90 to 80, 80 to 70, डिमांड इंक्रीज होता जा रहा है 1 to 2, 2 to 4, 4 to 6। मतलब अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होता है। और अगर आप नीचे से इसे पढ़ो 70, 80, 90, 100 करके अगर पढ़ोगे, तो अगर उसका प्राइस 70 है तो 6, अगर प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो गया 4, प्राइस 90 हो गया तो और कम हो गया 2 पीस आप लोगे, और अगर प्राइस 100 हो गया तो और कम कर दिए, एक ही पीस खरीद रहे हो। ठीक है, यहां पर इसी डेटा को मैंने यहां पर प्रेजेंट किया है पिक्टोरियली। देखिए कैसे मैंने आपको प्रेजेंट किया, मैंने यहां पर एक ग्राफ बनाया, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस जैसे आप बनाते हैं, वाई एक्सिस में प्राइस रिप्रेजेंट करेगा। तो मैंने यहां पर मेरा मैक्सिमम अमाउंट क्या था, 100 था, तो मैंने 50 से रैंडमली 100 तक अपने पास पॉइंट्स ले लिए हैं इक्वल डिस्टेंस पे, 50, 60, 70, 80, 90, 100। और एक्स एक्सिस पे इंडिविजुअल का डिमांड कर्व लिया गया, एक्स एक्सिस पे क्या लिया गया है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, सॉरी क्वांटिटी ऑफ नोटबुक। एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी लिया है और वाई एक्सिस पे प्राइस लिया है। प्राइस को रुपीस में रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैंने रुपी का साइन दिया है, और आप भी ऐसे ही करेंगे। आपके एग्जांपल में कुछ भी होगा, जैसे अगर आप ऑरेंजेस ले रहे हैं तो क्वांटिटी ऑफ ऑरेंजेस, एप्पल है तो क्वांटिटी ऑफ एप्पल। अच्छा, ऑरेंजेस है तो वो पीसेस में नहीं होगा, जनरली वो केजीज में होता है, एप्पल है तो केजीज में होता है। ठीक है ना, तो वैसा आप लोग यूनिट लेंगे, यूनिट जरूर लीजिएगा, प्राइस को रुपीस में, और जो भी आपका प्रोडक्ट है, अगर मिल्क है तो लीटर में होगा, वाटर है तो लीटर में होगा। क्लियर? तो 100 रुपीस के प्राइस पर, 100 रुपीस के प्राइस पर हमने एक क्वांटिटी डिमांड किया था। ठीक है, अगर आपको दिख रहा होगा तो 100 से ये जो मैंने डॉट 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 कहां तक लाया है, 1 पर, और ये किस पॉइंट पर कोइंसाइड कर रहा है, पॉइंट ए पे। तो एक ये पॉइंट बना, एक यहां पर ये पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद 90 पे हमें 2 यूनिट चाहिए था, अगर 90 रुपए का प्राइस होगा, 90 का प्राइस होगा, हम लोग दो नोटबुक खरीद रहे थे, तो वहां से मैंने एक पॉइंट लाया और उसे किससे कनेक्ट किया, क्वांटिटी ऑफ नोटबुक से 2 से। तो ये दोनों कहां पर कोइंसाइड कर रहा है, पॉइंट बी पे। मैंने इसको पॉइंट्स दे दिए हैं रैंडमली, आप एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी कुछ भी यूज कर सकते हैं। अगर 80 रुपीज का प्राइस था तो 4 यूनिट्स, 70 का प्राइस था तो 6 यूनिट। तो जो जो पॉइंट्स हमने बनाए ना, यहाँ पे जो जो पॉइंट हमारा आया, उस सब पॉइंट को हम लोग एक लाइन से ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, तो ये हमारा कर्व बन गया डी डी। हमारा कर्व का नाम हमने क्या दिया, डी डी। ये जो डी है ये हमारा डिमांड कर्व है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, एक सिंगल पर्सन का डिमांड कर्व है ये हमारा। तो डिमांड शेड्यूल बनाएंगे, उसी डिमांड शेड्यूल के डेटा को ग्राफ पर प्लॉट कर देंगे तो हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व बन जाएगा। अब आते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल और कर्व पर। मार्केट डिमांड मतलब एक से ज्यादा लोगों, मतलब उस मार्केट में, किसी भी मार्केट में उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितना भी डिमांड रहेगा ना, वो सारा अगर आप टोटल करेंगे तो उसे मार्केट डिमांड। तो मान लो कि एक मार्केट में 10 लोग हैं, जो मतलब पूरे कोलकाता में 10 लोग हैं, अगर मैं कोलकाता के मार्केट को देखूं, कोलकाता में पूरे सिर्फ 10 लोग हैं जो नोटबुक खरीदते हैं,
उन सब का जो डिमांड होगा ना, अगर आप उन सब को ऐड कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा मार्केट डिमांड हो जाएगा कोलकाता सिटी का नोटबुक के लिए। अलग अलग कमोडिटीज के लिए अलग अलग होता है। सो मार्केट डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर मार्केट डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर स्टेटमेंट। क्या है ये मार्केट डिमांड शेड्यूल? एक टेबुलर is a table which shows various quantities of a commodity that all the buyers in the market are willing to purchase at different prices during a given period of time। तो वहां पे सारे इंडिविजुअल का, जितने इंडिविजुअल जो नोटबुक खरीदना चाहते हैं सबको हमने ऐड कर दिया, तो हमारा मार्केट बन गया। यहां पर मैंने अपने एग्जांपल में शेड्यूल में दो इंडिविजुअल को ही लिया है। मार्केट डिमांड शेड्यूल फॉर नोटबुक, तो मैंने प्राइस पर पीस में लिया, उसके बाद मैंने एक इंडिविजुअल लिया ए कितना क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, पीसेस कितना क्वांटिटी ऑफ नोटबुक डिमांड कर रहा है हर मंथ में। फिर मैंने लिया बी को, बी कितना क्वांटिटी डिमांड कर रहा है 1 मंथ में, वो देखेंगे। ए 1 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है अगर प्राइस 100 रुपीज होगा तो, और 100 रुपीज के प्राइस पे बी 2 नोटबुक का डिमांड कर रहा है। 90 रुपीज के प्राइस पर ए 2 खरीद लेगा, दो नोटबुक का डिमांड कर रहा है, और बी 3 नोटबुक का डिमांड कर रहा है। उसी तरीके से 80 के कैटेगरी पे और 70 पे, 80 में ए का 4 पीस और बी का 5 पीस, 70 में ए का 6 पीस और बी का 7 पीस। अगर ये दो ही लोग हैं, अगर सपोज ये दो ही लोग हैं, तो इन दोनों के डिमांड को अगर हम ऐड कर देंगे तो वो हमारा मार्केट डिमांड हो जाएगा। तो 100 रुपीज के प्राइस पर ए का डिमांड 1, बी का डिमांड 2, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा? 100 रुपीज के प्राइस में मार्केट में नोटबुक का 3 पीस का डिमांड है। 90 रुपीज के प्राइस में मार्केट में नोटबुक का 5 पीस का डिमांड है, दो ए का और 3 बी का, दोनों मिला के 5 हो गया। 80 रुपीज के प्राइस पर मार्केट में 9 पीस ऑफ नोटबुक का डिमांड है, और 70 रुपीज के प्राइस में मार्केट में 13 पीसेस का डिमांड है। तो अब यहां पे क्या करेंगे, या तो आप एक साथ में ए का एक ग्राफ बनाइए, बी का एक ग्राफ बनाइए, और दोनों को ऐड करके ये जो अमाउंट आ रहा है 3579 के बेसिस पे, ये तो कॉमन रहेगा, ये जो पार्ट है ना हमारा, ये कॉमन रहेगा प्राइस वाला। आप 35913 के बेसिस पे एक डिमांड शेड्यूल एक कर्व बना देंगे, तो वो हमारा मार्केट डिमांड कर्व हो जाएगा, जिसको कि इसी के बेसिस पे अब यहां पर हम लोग मार्केट डिमांड वाला जो टोटल अमाउंट है उसको कंसिडर करेंगे। उसके बेसिस पे मैंने ये शेड्यूल बनाया है। तो यहाँ ये देखिए, y एक्सिस है, x एक्सिस है। y एक्सिस में मैंने प्राइस रखा है और x एक्सिस में मैंने क्वांटिटी डिमांडेड रखा है नोटबुक का। y एक्सिस पे मेरा क्या है, प्राइस है, और x एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड नोटबुक का। ये हमारा मार्केट डिमांड कर्व है, फिगर 2 में रिप्रेजेंट कर रहा है। 100 रुपीज के प्राइस पे मार्केट में कितना डिमांड था, 3 यूनिट का। 100 रुपीज के प्राइस में मार्केट में डिमांड था 3 यूनिट का, ये कोइंसाइड किया पॉइंट ए पे, ठीक है। 90 रुपीज के प्राइस पर मार्केट में डिमांड 5 यूनिट का था, तो ये दोनों जाके कहां पर मिला, पॉइंट बी पे। 80 रुपीज के प्राइस पे 9 यूनिट्स का डिमांड था, वो कहां पर मिल रहा है, पॉइंट सी पे। और 70 के प्राइस पर 13 पीसेस का डिमांड था नोटबुक का, ये आ गया, ठीक है। अब इन सारे पॉइंट्स को एबीसीडी को अगर हम एक लाइन से कनेक्ट कर देंगे तो ये हमारा मार्केट डिमांड कर्व हो गया, क्योंकि मैंने डीएम से रिप्रेजेंट किया, किससे, मार्केट का है, तो डी से डिमांड, किसका डिमांड, मार्केट का डिमांड, तो डीएम से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसके बाद हमारा एक टॉपिक और लास्ट टॉपिक एंड द फाइनल टॉपिक ऑफ टुडे, इसके बाद का जो होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में, और इससे भी रिलेटेड कुछ अगर आपके डाउट्स होते हैं
तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर देंगे या आप हमसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। वाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, वाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज हुआ। डिमांड कर्व आपको दिख रहा है ना, ये डाउनवर्ड है और मैंने आपको बताया था लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ, दिस इज लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट आ रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग आ रहा है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि क्यों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, व्हाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोप। नाउ द डाउनवर्ड स्लोप और नेगेटिव स्लोपिंग डिमांड कर्व इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमांड। ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है वो क्यों है, ये लॉ ऑफ डिमांड के बेसिस पर है। दिस कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स। इसको हम लोग कुछ फैक्टर्स के बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे। जो फर्स्ट फैक्टर मैं आज के क्लास में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो निगेटिव स्लोपिंग या डाउनवर्ड स्लोपिंग लॉ ऑफ डिमांड के वजह से होता है, पर जो फैक्टर्स इसे, जो मेन फैक्टर्स इसके बिहाइंड है उसे हम लोग, जिस फैक्टर्स हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, सो दोज फैक्टर्स आर, द फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग यूटिलिटी समझेंगे कि यूटिलिटी क्या होता है। यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ द कमोडिटी। यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी हमारे वांट को सेटिस्फाई, हर कमोडिटी में क्या है ना कि एक वांट सेटिस्फाई करने का कैपेसिटी होता है। आप कोई भी चीज जब खरीदते हो ना, तो क्यों खरीदते हो और क्यों उसे यूज करते हो, कि कहीं ना कहीं वो आपका कोई वांट सेटिस्फाई कर रहा होता है। तो दुनिया के हर एक कमोडिटी में लोगों के किसी ना किसी वांट को सेटिस्फाई करने का कैपेसिटी होता है। यूटिलिटी क्या होता है? वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ द कमोडिटी। तो कमोडिटी के अंदर जो वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी होता है उसी को हम लोग यूटिलिटी बोलते हैं। इसका मतलब विद एन इंक्रीज इन द यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, आप जितना बार एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते जाएंगे किसी भी कमोडिटी का, एक ही कमोडिटी का एक ही चीज अगर आप बार बार यूज करेंगे, every additional unit of that commodity gives lesser satisfaction to the consumer। अगर एक ही चीज अलग अलग क्वांटिटी आप बार बार यूज करते जा रहे हैं, तो जैसे ही आप एक्स्ट्रा यूज करेंगे, दूसरा यूज करेंगे, तो आपका सेटिस्फैक्शन थोड़ा कम होगा, थर्ड यूज करेंगे तो सेटिस्फैक्शन थोड़ा कम होगा, फोर्थ यूज करेंगे तो सेटिस्फैक्शन थोड़ा कम होगा। जिसका मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, अगर आपको भूख लगी है, जब आप अपना फर्स्ट, अगर आप रोटियां खा रहे हैं, जब आप फर्स्ट रोटी खाएंगे तो सबसे ज्यादा आपका सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फाई। रोटी क्या करेगा? आपका एक वांट सेटिस्फाई करने का कैपेसिटी है रोटी में, क्या वो कौन सी वो वांट सेटिस्फाई करता है? आपकी भूख को मिटाता है। नो, जब आप पहली रोटी खाएंगे तो आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा क्योंकि आपको बहुत भूख लगी हुई थी। जब आप दूसरी खाएंगे तो पहले वाले से कम सेटिस्फैक्शन होगा क्योंकि ऑलरेडी आप एक खा चुके हैं और आप थोड़ा आप सेटिस्फाइड हो चुके, तो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल कम हुआ। थर्ड जब आप यूज कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा और कम होगा, फोर्थ जब आप यूज करेंगे तो थोड़ा और कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक ही टाइम पीरियड पर एक ही कमोडिटी का बहुत सारा यूनिट अगर आप कंज्यूम करेंगे तो वहां पर आपको सेटिस्फैक्शन लेवल डाउन होता जाएगा विथ एवरी एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कंजम्पशन। सो यूटिलिटी, हर कमोडिटी का वांट सेटिस्फाइंग जो कैपेसिटी होता है उसको यूटिलिटी बोलते हैं। और विथ एन इंक्रीज इन द यूनिट ऑफ कंजम्पशन, जैसे ही आप एक्स्ट्रा यूनिट, एडिशनल यूनिट्स बार बार यूज करते जाएंगे, एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी गिव्स लेसर सेटिस्फैक्शन। तो हर एक एडिशनल यूनिट आपको कम सेटिस्फैक्शन देगा। A consumer will maximize his satisfaction when he or she equalizes the marginal utility of the commodity with its price। तो किस टाइम पर उसे सबसे हाई लेवल पर टोटल सेटिस्फैक्शन उसका सबसे पीक पर होगा? A consumer will maximize his satisfaction। अपना सेटिस्फैक्शन कब मैक्सिमाइज कर सकता है? When he or she equalizes marginal utility of the commodity with its price। कि जितना प्राइस पे कर रहे हैं उसी के बराबर हमें सेटिस्फैक्शन अगर मिल गया तो वो लेवल होगा जहां पर, जिस जगह पर
अगर हमारा मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस अगर दोनों सेम हो गया जिस जगह पे, तो हमने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव कर लिया है। हमने क्या कर लिया? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वहां पर अचीव कर लिया। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी का जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होता है? उस कमोडिटी के प्राइस को हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी बोलते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी, ये जो फॉर्मूला है इसको याद रखिएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इज द प्राइस इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जब ये बराबर हो जाएगा वहां पर हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल मैक्सिमम होगा। बीइंग अ कंज्यूमर हम लोग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल पर होंगे। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी। और जब ये लेवल अचीव हो जाएगा तो हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी अचीव हो जाएगा। इस लेवल को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर अचीविंग दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन, a consumer would purchase a larger quantity of the commodity only when its price falls because the marginal utility from every additional unit falls. तो एक कंज्यूमर ज्यादा क्वांटिटी तभी खरीदेगा जब प्राइस डिक्रीज होगा, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी कम होता जाता है, यूटिलिटी का वैल्यू कम होता जाता है विद एवरी एडिशनल यूनिट, क्योंकि आप जैसे जैसे एडिशनल यूनिट यूज करते जाते हैं आपका सेटिस्फैक्शन कम होता जाता है। तो दूसरा यूनिट आप कब खरीदेंगे, कब डिमांड करेंगे? जब उसका प्राइस डिक्रीज होगा, अदरवाइज आप दूसरा एडिशनल यूनिट डिमांड ही नहीं करेंगे। सो दैट इज वाई ये भी एक रीजन था जिसके वजह से हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। और दूसरा रीजन है इनकम इफेक्ट, उसके बाद है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स एंड सेवरल यूजेस ऑफ कमोडिटीज। ये सारे भी रीजंस हैं जिसको कि हम लोग कभी और किसी दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।